दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आपको आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा क्लास को करके। तो बिना कोई देरी किए हुए चलो हम क्लास को करते हैं शुरू। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के बारे में, संविधान दिवस के बारे में कुछ और तथ्य जानने के लिए आगे चलते हैं। संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस की बात करें, इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को एक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें बताया गया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस वर्ष में सम्मिलित किए गए थे? ठीक है दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें कालबेलिया, तो कालबेलिया राजस्थान में एक जाति होती है, जो सपेरा जाति होती है, उसको ही कालबेलिया कहा जाता है। सही है, तो कालबेलिया के नाम से एक राजस्थान में लोकगीत और नृत्य है, जैसे कि यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। तो वो कब किया गया था? आप इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों ये आपके लिए राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एक एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है 2010, डी आंसर इसमें सही है। दोस्तों अगर हम कालबेलिया के बारे में बात करें तो कुछ और भी तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य और गीत राजस्थान राज्य के हैं। ठीक है, और कालबेलिया नृत्य की वेशभूषा लहंगा या अंगरखा है। ठीक है दोस्तों, और यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को जो है पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की बात करें कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये कालबेलिया गीत जो है पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका आपका राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 93। ये आपका अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को बताइए और किस नाम से जाना जाता है? आपका जो लोकसभा को जाना जाता है, निम्न सदन भी बोला जाता है, इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है और लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोकसभा के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निम्न सदन है। ठीक है, लोकसभा को मैंने अभी बताया आपको निम्न सदन भी बोला जाता है। सही है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, और इससे आगे सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530, और जो 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम एक आपको अलग से बताएंगे कि इसके कितने सदस्य होते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग जो है आपका टॉपिक है। क्योंकि किसी में आपको बताया गया होगा कि 552, किसी में 550, किसी में 545, या कुछ अलग अलग इस टाइप के दिए गए हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। सही है, अभी आप इतना ही जान लीजिए। और आगे हम बात करें लोकसभा की स्थापना कब हुई, तो लोकसभा की स्थापना हुई थी आपकी 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका आपका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहार में से एक है,
ये किस राज्य में मनाया जाता है? जो बताइए, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है सागा दावा, या फिर झारखंड में मनाया जाता है, या केरल में, या फिर सिक्किम में? तो इसका आपका राइट आंसर आने वाला है सिक्किम। सागा दावा जो है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। अगर इसके कुछ और तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये सागा दावा जो ये त्यौहार है, ये आपका गौतम बुद्ध के जो जन्म ज्ञान के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में, जो कि आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है। और आपके गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आप सभी को ध्यान से देखें। दोस्तों अगर हम बात करें गौतम बुद्ध को, तो इनको शाक्य मुनि या शाक्यों के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध को बताइए निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में आपके शाक्य मुनि या और कुछ अदर डाल दिए जाएंगे, तो आपको उनमें से चूज़ करना होगा। ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको, शाक्य मुनि या शाक्यों के ऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें सागा दावा, तो यह कब मनाया जाता है? यह त्यौहार जो है आपका बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि यह कब से मनाया जा रहा है, तो ये आपका 1950 से शुरू हुआ था मनाना। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए निम्न में से कौन सही नहीं है? जनसांख्यिकी, जनसंख्या भूगोल, या मानव शास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल, या जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप भूगोल। तो बताइए आप इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें जनसांख्यिकी और जनसंख्या भूगोल की, तो ये दोनों ही जो है जनसंख्या के ऊपर ही काम करते हैं। अगर जनसांख्यिकी की बात करें तो ये आपकी जो जनसंख्या की जो आबादी होती है, ये उस पे काम करती है। और जनसंख्या भूगोल की बात करें तो ये जो लोग रहते हैं, जनसंख्या जो रहती है, उनका प्रवासन, प्रजनन क्षमता और जो ये मृत्यु दर वगैरह होती है, ये उसके लिए होती है। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल। अगर हम बात करें जल विज्ञान की, तो ये आपका जल जो होता है उसके अध्ययन को लेकर है। और समुद्र विज्ञान जो आपका होता है, ये आपका महासागर के अध्ययन को लेकर है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मृदा विज्ञान और पादप भूगोल की, तो मृदा विज्ञान आपका मिट्टी को लेकर है, और पादप की बात करें तो ये आपका वृक्षों को लेकर है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी। क्योंकि बाकी तो सब एक ही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग। ये आपका मृदा के ऊपर अध्ययन करता है, ये आपका जो है वृक्षों के ऊपर। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वन को जो है मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों आप में से कोई भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता है। जब आपसे पूछा जाता है कि आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, तो कोई भी नहीं देता है। लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है, आप रिप्लाई किया करो। ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सही है। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, कि किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए गए क्रिस्टल अवार्ड मीन्स पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया था? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? कुछ तो मेरे भाई सोच रहे होंगे कि सनी लियोनी ही होगी पक्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सनी लियोन है। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है दीपिका पादुकोण। ठीक है। ऑप्शन डी। तो आपको पता होगा ना दीपिका पादुकोण के बारे में, ये तो काफ़ी चर्चा में रही थी अभी जो है ड्रग जो केस हुआ था उसको लेकर के ना, तो पता होगा ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दोस्तों अगर हम इसकी अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं कुछ तथ्यों के बारे में, तो ये जो है 20 जनवरी 2020 को स्विट्ज़रलैंड के जो दावोस एक जगह है, वहाँ पर WEF की एक वार्षिक बैठक में 2020 का उद्घाटन सत्र रखा गया था, जिसमें कि ग्लोबल क्रिस्टल अवार्ड 2020 की विजेता हैं दीपिका पादुकोण, और इनके अलावा 3 और हैं जो कि हमारे भारत से नहीं हैं। ठीक है, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बात करें कि ये किन लोगों को मिलता है, तो यह पुरस्कार जो है असाधारण कलाकारों द्वारा समाज में स्थायी योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण के बारे में, तो ये आपकी लाइव लव लाफ एक संस्था है, ये उसकी जो है संस्थापक हैं, तो इसीलिए इनको इस जो है पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, तो जो है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अभिनेता को 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया था? जो आपका 2018 में हुआ था वो 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था। और उसके लिए बताइए इसमें से किस अभिनेता को चुना गया था? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है अमिताभ बच्चन, बिग बी। ठीक है, बिग बी जो है अमिताभ बच्चन को ही बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ और तथ्यों को भी जान लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत में पहली बार बताइए कब दिया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर 1969 में दिया गया। सही है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? तो 1969 में। और ये पहली बार किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपको देविका रानी को। ठीक है, अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन के बारे में कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो अमिताभ बच्चन को 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण। तो ये इनको पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको आप विशेष करके ध्यान से देखें और अपना क्लियर करें। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। ऑप्शन बी, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। या ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय इस परत में उल्का पिंड जलते हैं। या ऑप्शन डी। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा वाला कथन सही नहीं है? आपका इसमें ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि ये आपका तापमान यहाँ पे दिखा रहा है ऊंचाई के साथ में तापमान कम होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये बता रहा है कि बढ़ता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये आपकी परत होती हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। लेकिन इसमें आपकी जो है ये दो, फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें से आपका जो क्षोभ मंडल है, इसमें से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा मौसम की जो घटनाएं होती हैं, बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, ये आपकी किस वाली जो है मंडल में होते हैं, किस वाली परत में होती है? तो इसमें आपका क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल में आपकी बारिश होती है, यहाँ पे ओलावृष्टि जो होती है ये भी इसी वाली में होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, और अगर बात की जाए तो एक दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है समताप मंडल से। समताप मंडल से क्या बनता है कि जो हवाई जहाज़ जो है होते हैं, ये कौन सी परत में मीन्स मंडल में होते हैं? तो ये आपका समताप, ये आपको जो है नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि समताप मंडल, समताप मतलब जहाँ का तापमान समान रहता है। जब यहाँ पे तापमान समान रहता है तो ये तो आपकी सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो है वायुयान वगैरह यहीं पे वो करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो,
शुभ मंडल में तो कर नहीं सकते आपके, क्योंकि वहाँ पे तो पल से पल में पता नहीं क्या होने लगता है, बारिश और ये सब घटना जो है होने लगती हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों को अच्छे से देखें।